मैं बिन कपड़ों के बेड के साथ बंधी हुई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। दर्द से पूरा जिस्म टूटने लगा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मैं एकदम से चिल्लाने लगी। मैं तो एक अच्छे किरदार की लड़की थी, सादगी में रहने वाली लड़की थी। मेरे सामने दिवेश बैठा हुआ था, जिसे देखकर मैं और ज्यादा चीखने लगी। वह मेरे अंग अंग को देख चुका था। वह मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था। वह यहाँ सोफे पर बैठे हुए सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। वह उठकर मेरे करीब आया और सिगरेट मेरे सीने पर मसलने लगा, जहाँ पर जलने की एक लकीर बन चुकी थी। देखो, तुम मेरे सामने क्यों ऐसे बिन कपड़ों के पड़ी हुई हो? तुम्हारा पूरा जिस्म बिना कपड़ों के मैं देख चुका हूँ। अब छुपाओ मेरी नजरों से अपने जिस्म को। तुम्हारी बेहोशी में मैंने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अब चलो, तुम तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में बर्बाद करूंगा। तुम्हारे पूरे जिस्म को मैंने अपनी आंखों में बिठा लिया है। यह कहकर दिवेश फिर से मेरे जिस्म पर लिपट गया। यह उस टाइम की बात है। मैं उस वक्त अपने हालात पर बैठे आंसू बहा रही थी। मैं बराबर रोए जा रही थी। आज तो मैं पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक माँ थी, आज वह भी मुझसे दूर हो गई थी। अब तो मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मैं बिल्कुल इस दुनिया में तन्हा होकर रह गई थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने आज तक अपने रिश्तेदार को भी नहीं देखा था, ना नाना नानी, ना दादा, ना दादी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अपने घर से भागकर शादी की थी और अपना जीवन बिता रहे थे। अब बस मेरी आंखों में वीरानी छाई हुई थी। वापस पलटकर घर जाने का जी नहीं कर रहा था। श्मशान में बैठकर अपनी माँ को अग्नि में जलते देखा। मेरा दिल मजबूत हुआ था। यह तो भगवान की तरफ से था। यही सृष्टि की लीला है। एक दिन तो सबको ही जाना है। आत्मा मेरी बहुत दुखी हो रही थी। मन तो कर रहा था माँ के साथ मैं भी चिता पर लेट जाऊं। आज तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन मैं यहीं पर बैठी रही। आज मैंने हिम्मत कर ही ली। अपनी आंखों से आंसू साफ किए और दिल ही दिल में कहे जा रही थी कि मुझे इस दुनिया से लड़ना है। मुझे बहादुर बनकर दिखाना है। अब मेरा सहारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। मेरे सर से ममता का साया उठ चुका था। मुझे अकेले ही सबसे मुकाबला करना होगा। मुझे हिम्मत करनी होगी। यह कहते मैंने अपने आंखों से आंसू साफ किए और वहां से वापस अपने घर आ गई। मेरा घर भी बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था। मुझे खाने को दौड़ रहा था। अब मुझे उन सब से नहीं लड़ना था। मैंने अपना मोबाइल उठाया। उसमें न्यूज़ देखने लगी ताकि मुझे कोई जॉब मिल सके। फिर मैंने अखबार उठाकर देखा तो उसमें मुझे एक नंबर मिला। वहां पर एक नौकरी की तालिका दी हुई थी। नंबर मिलाते ही मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही इंटरव्यू देने के लिए वहां जाऊंगी। अलमारी खोलकर मैं अपने सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने लगी। मेरी आंखों में से आंसू बराबर बह रहे थे। मैं उसे बराबर साफ करती। मैं आज आंसू साफ कर देना चाहती थी क्योंकि दोबारा मुझे नहीं रोना था। मेरी आंखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए थे क्योंकि मैं कमजोर बनना नहीं चाहती थी। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने आंखों के आंसू साफ किए और अगले दिन नौकरी की तलाश के लिए घर से निकल चुकी थी। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मैं एक पूजा पाठ वाली धार्मिक लड़की थी। मैं बहुत संस्कारी थी। अपने कपड़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। बस मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा था, क्योंकि इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मेरी माँ मुझसे दूर हो चुकी थी। मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं था। ना भाई, ना बाप, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार, सभी मुझसे दूर हो गए थे। मैं बस इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। खाना पीना मेरी जरूरत थी जो मुझे नौकरी करके ही पूरी करनी थी। इसलिए मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। आज मुझे मेरी माँ का एहसास बड़ी जोरों से हो रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे पराया लिखाया था। मैं ऑफिस के बेंच पर बैठकर वहाँ के बॉस का इंतजार कर रही थी। दिवेश जैसे ही वहां दाखिल हुआ उसकी नजरें मुझ पर पड़ी और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके कदम वहीं जम गए।
वह अपना चश्मा उतारकर बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। सर से पैर तक अजीब नजरों से मुझे घूर रहा था। उसे पर्दे वाली लड़कियां उसके आसपास कहीं दूर दूर तक नहीं भटकती थी और ना ही कभी ऐसी लड़की इंटरव्यू के लिए उसके ऑफिस में आई थी। मगर दिवेश का दिल उस लड़की को देखकर अजीब तरीके से धड़क रहा था। मेरी खूबसूरत सी आंखों को देखकर उसका दिल एकदम से रुक गया था। फिर वह मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, मिस आप यहाँ किस काम से आई हो? उसने मुझसे बड़ी गंभीरता से पूछा था। आपने अखबार में इश्तहार दिया था ना जॉब के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। मैं उसे इस तरह नरमी से बोली थी। वह तो मेरी बातों को सुनकर हंस पड़ा था। हंसते हुए कहने लगा, शायद आपने बहुत देर से यह खबर पढ़ा है। जॉब के लिए तो हमने सेलेक्ट भी कर लिया है और यह तो 2-3 दिन पहले की बात है। अब मुझे अंदाजा हुआ था, मैंने कोई गलत अखबार देख लिया था। जब मैं यहाँ से उठकर जाने वाली थी कि उसने मुझे रोक लिया और कहा कि आपके लिए मेरे पास एक जॉब है, क्या आप उसके लिए इंटरव्यू दे सकती है? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने कहा, मेरे केबिन में आओ। यह कहकर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। दिवेश बार बार मुझे देख रहा था, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। मेरी खूबसूरत हुस्न आंखें किसी को भी कातिल कर सकती थी और मैं हमेशा अपनी आंखें झुकाकर रखती थी। मुझे पता था मेरी आंखें खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी आंखों में एक कशिश भी छुपी हुई है जो किसी को भी अपना दीवाना कर सकती है। अब दिवेश मेरा इंटरव्यू लेने लगा। कुछ सवाल के बाद मुझसे कहने लगा, चलिए ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। मुझे तो उसकी बात पर बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि मैंने सुन रखा था कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ तो मुझे इतनी आसानी से सिलेक्ट भी कर लिया था। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं मुस्कुराते हुए दिवेश से कहने लगी, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस नौकरी के लिए चुना। अगले दिन मैं ऑफिस आ चुकी थी। जो मुझे केबिन दिया हुआ था वहां पर जाकर सीधा केबिन में बैठ गई। लैपटॉप खोला, वहां पर काम करने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सब ऑफिस वाले यहाँ से जा चुके थे। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी। बॉस ने तो मुझसे कहा था कि शाम 5 बजे तक छुट्टी होती है, मगर यहाँ तो सभी लोग इतनी जल्दी जा चुके थे। लेकिन क्यों इतनी जल्दी जा रहे थे? शाम 5 बजे तो छुट्टी होती है ना। धीरे धीरे ऑफिस बिल्कुल खाली हो गया था। दिवेश चलता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा, मिस संजना, क्या आपको घर नहीं जाना? आप अभी तक यहाँ क्यों बैठी है? दिवेश की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी। क्या मतलब कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ? आपने तो कहा था कि शाम 5 बजे छुट्टी होती है। तभी वह माफी करते हुए दिवेश कहने लगा, वह शायद मुझसे गलती हो गई थी। शाम 5 बजे नहीं 3 बजे ऑफ हो जाता है। कोई बात नहीं, हम साथ में खाना खा सकते हैं। उसने जैसे ही मुझे खाने की ऑफर की मैं घबराते हुए एकदम से ना में सिर हिलाने लगी। मैंने नोट किया है, आप दोपहर का खाना भी वापस भिजवा दिया था। एकदम से मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और मैं जल्दी से अपना बैग उठाते बाहर चली गई। मुझे दिवेश की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी और यहाँ पर दिवेश खड़े होकर दिल ही दिल में यह कह रहा था कि कब तक तुम मुझसे बचोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपनी जाल में फंसा ही लूंगा। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। वह खुद के साथ बातों में लगा हुआ था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि वह मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसे मैं पसंद आ गई थी। अगर दिवेश शर्मा को कोई लड़की पसंद आ गई है तो वह उसे हासिल करके ही दम लेगा, चाहे उसे जैसे भी हासिल करना पड़े। अब मैं रोज ऑफिस जाने लगी। अब दिवेश को अंदाजा हो चुका था मैं बहुत सख्त मिजाज की लड़की हूँ। काम के अलावा किसी तरह की बातों को पसंद नहीं करती और इस बात को लेकर सभी ऑफिस वाले हैरान थे, क्योंकि दिवेश ने अपने ऑफिस में किसी लड़की को भी सूट सलवार पहनने की परमिशन नहीं दी थी। तो फिर वह कैसे सूट सलवार और पर्दे में रहने वाली लड़की को यहाँ पर नौकरी के लिए रख सकता है? यह सवाल यहाँ के वर्कर के मन में चल रहा था। मेरे साथ दिवेश का व्यवहार भी बिल्कुल नरम था।
मगर उसकी निगाहों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह मेरे करीब आता चुप खड़ा रहता था। कभी फाइल हाथ से लेते हुए उंगलियां छू जाती थी तो मैं नर्वस हो जाती थी, मगर उससे कुछ कहती नहीं थी। ना वह बदतमीजी करता था, वह एक दूरी बनाए रहता। बस वह कुछ ऐसे तरीके से छू जाता कि मैं काम कर रह जाती, मगर मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती थी। हर दिन मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे दिल में एक डर पैदा करने लगा है। एक दिन दिवेश मुझसे कहने लगा, संजना आपको ऑफिस में छुट्टी के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकना होगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दिवेश के मुंह से यह बात सुनकर थोड़ी परेशान सी हो गई थी। क्या मतलब सर? अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। देखिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वह कुछ जरूरी काम है। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं दिवेश की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाने लगी और कहने लगी, ठीक है सर, जैसा आप कहें। यह कहकर मैं चुप हो गई थी। वक्त यूं ही बीतने लगा और शाम हो गई थी। सब लोग ऑफिस से जा चुके थे। मैं अभी यूं ही बैठी दिवेश के बुलावे का इंतजार कर रही थी, मगर दिवेश ने काफी देर बाद मुझे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही मैं उसके केबिन के अंदर दाखिल हुई थी, वह मेरे करीब आया। मेरे करीब आकर केबिन का दरवाजा बंद करने लगा। उसके इस तरह दरवाजा बंद करने पर मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। मेरा रंग बिल्कुल उड़ा था। मैं घबराते हुए उसे कहने लगी, सर आप यह क्या कर रहे हैं? मगर दिवेश ने मुझे कुछ नहीं कहा। बस वह मेरे करीब आया और मेरे दुपट्टे को छूने की कोशिश कर रहा था। मैं एक झटके से उससे पीछे होने लगी। मेरी आंखों में आंसू चल के दिल का तूफान जोरों से धड़कने लगा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे दिवेश के मुंह पर तमाचा मार दिया था। दूर हटिए, यह आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए। मैं नहीं करना चाहती यहाँ पर काम। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं कभी काम नहीं कर सकती। यह कहकर मैं वहां से जाने वाली थी। तभी झटके से दिवेश ने मेरे बाजू को जकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वह कुछ मोहब्बत भरे अंदाज में बोल रहा था, लेकिन मैंने तभी चीख कर कहा, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं दोबारा आपके पास आना भी नहीं चाहूंगी। मैं थूकती हूँ आपकी जॉब पर, आपके मुंह पर। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना जो अपनी इज्जत बेचकर अपना काम करती हो। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी। यह कहते के साथ मेरी आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। इतना कहकर मैं बाहर की तरफ चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सड़क पर तेज कदम उठाती चलती हुई जा रही थी। अपनी आंखों से बहते आंसू को कंट्रोल करने लगी। मुझे लगता था शायद मेरा यह वहम है। दिवेश ऐसी हरकतें मेरे साथ नहीं करता, मगर दिवेश ने आज पूरा प्रूफ दिया था कि वह एक नंबर का घटिया इंसान है। जैसा मैं उसके बारे में सोचती थी, मैं अपना वहम समझती थी, लेकिन आज उसने मुझे यकीन दिलाया था वह ऐसा ही घटिया इंसान है। फिर मैं अपने घर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने हाथों के प्यालों में अपना चेहरा छुपाकर बहुत रो रही थी। रोती रोती चीख कर कहने लगी, क्यों माँ, क्यों मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई हो? मेरा इस दुनिया में कौन है आपके सिवा? कोई भी तो नहीं था। फिर क्यों मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई? क्या आपको मेरा रत्ती भर भी एहसास नहीं था? मैं कैसे इस बेरहम दुनिया के साथ जीऊंगी? मैं कैसे इन दरिंदों के साथ लड़ूंगी? मैं अपने आप को कैसे मजबूत करके दिखाऊंगी? मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है जो मुझे हिम्मत दे सके। यह कहते हुए मैं बहुत रो रही थी। मुझे संभालने वाला भी तो कोई नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे बचपन में ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मैंने बचपन से ही मेरे रिश्तेदारों को नहीं देखा था। ना ही मैंने दादा दादी को देखा, ना ही नाना नानी को। कोई था ही नहीं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थी। मेरे पापा के मृत्यु के बाद मैंने अपनी माँ के साथ बड़ी मुश्किल टाइम देखा था।
मगर भगवान के सिवा उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। मैं जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और खुद ही अपने आप को कहने लगी, मैं बहादुर हूँ, मुझे कमजोर नहीं बनना। दरिंदों के सामने मुझे हिम्मत करके दिखानी होगी, मुझे इन सब से लड़ना होगा। मैं क्यों कमजोर पड़ूं? उनके सामने यही अपने आप को समझाते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मुझे हिम्मत करनी है। अगले दिन फिर से सुबह अपनी फाइल उठाई और इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। सारा दिन जगह जगह पर इंटरव्यू देने के बाद मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझे इतनी आसानी से कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ नौकरी अब यह सिफारिश वालों को ही मिलती है, वैसे किसी को भी नौकरी नहीं मिलती। काफी टाइम के बाद शाम हो चुकी थी। अब यूं ही वक्त बीतता जा रहा था। शाम से रात हो गई। सड़क पर यूं ही पैदल चलती जा रही थी। आसपास कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। पैदल चलते चलते अचानक मुझे महसूस हुआ कोई गाड़ी मेरे आसपास रुकी है। मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खोला। मैंने एकदम से अपना दुपट्टा ठीक किया। मेरे सामने एक मास्क पहना लड़का मेरी तरफ देख रहा था, जो ना जाने कौन था, मगर उसके बाद किसी ने मेरे चेहरे पर रुमाल रखा, जिससे मैं बेहोश हो गई। मुझे कोई होश नहीं था। मैं नहीं जानती थी मुझे कहाँ ले जाया गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। मेरा जिस्म एकदम से सुन पड़ा था। मेरी आंखें जैसे ही खुली, मेरे जिस्म में दर्द की टीसेस लगने लगी। मेरे पूरे बदन में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे मार मार कर ना जाने क्या कर दिया हो। मुझसे थोड़ा सा हिलना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक से मुझे एहसास हुआ मेरे साथ क्या हो गया, और जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो मैं चिल्लाने लगी और कहने लगी, कौन है? किसने मेरे साथ यह सब किया? जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी तुम्हें सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। मैं चिल्लाते हुए सब कह रही थी। चीख कर पूरा कमरा अपने सर पर उठा लिया था। जब कमरे का दरवाजा खुला, कमरे में भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। पूरे कमरे में जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज को मैं कैसे भूल सकती थी? कितने दिनों से मैंने यह बराबर आवाज सुनी थी। जब पूरा कमरा लाइटों से उजाला हुआ, मैं हैरानी से सामने खड़े उस आदमी को देखने लगी। मैं एक महल जैसे घर में मौजूद थी और मैं अपने जिस्म को छुपाना चाह रही थी, मगर मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए थे। मैं अपने हाथ पांव को हिलाने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को छुड़वा रही थी। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? जलील घटिया इंसान, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं बराबर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर वह आदमी मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, क्या हुआ? खत्म हो गई तुम्हारी सारी अकल, तुम्हारा घमंड, और रो रो कर तुम्हारा जी नहीं भरा। इतना घमंड था तुम्हें अपने हुस्न पर और अपनी इज्जत पर। अब तो वह भी बर्बाद हो गया। अब सब कुछ एक मिट्टी में मिलकर रह गया है। और मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूता हुआ बोला, लेकिन मैंने एकदम से अपना मुंह छुड़ा लिया। खबरदार, जो तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो घटिया इंसान कहीं के, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं दिवेश को देखकर चिल्लाने लगी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या हो गया मेरी जान? क्यों इतना ज्यादा चीख रही हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अभी तो मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत देनी है। तुम पर अभी सारी मोहब्बतें लुटानी है। मेरे होठों को अपनी उंगलियों से सहलाता हुआ बोला था। मैंने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे। सोच रहा हूँ पहले एक बार में तुम्हारी इज्जत बेहोशी की हालत में लूटी है। अब तुम्हारे पूरे होश हवास में वह सब करूँगा और तुम्हें मजा चखाऊंगा। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? तुमने मुझे ठुकराया था, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। तुम्हें नहीं पता उस दिन मैं ऑफिस में तुमसे क्या कहने वाला था। जैसा तुम्हारा घमंड से भरा दिमाग था, मैं वैसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और मेरे घमंड को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला तो मैं अब तुमसे ले चुका हूँ। मेरी जान, अब मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तुम सच में एकदम अनछुई लड़की थी। मुझे बहुत टाइम लगा तुम्हें बर्बाद करने में। अब तो मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता।
अब तुम्हें किसी भी हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम सच में एक अच्छी किरदार की लड़की हो और ऐसी लड़कियां बड़ी किस्मत से मिलती है। मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूता बोला। अगले ही पल वह मेरे होठ को सहलाने लगा, मेरी गर्दन को देखने लगा, जहां पर बहुत गहरा निशान बना था। बहुत जालिम होना। अब तुम्हें होश में रहते हुए दिखाऊंगा जालिम किसे कहते हैं, और वह तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। यह कहते हुए मेरी गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा। वेश का हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे। उसकी ऐसी हरकत पर मेरे तन बदन में आग लग रहे थे। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, उसके हाथों को झटकने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने खोलती हुई आग में फेंक दिया हो। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, प्लीज घटिया इंसान। तुम एक अजनबी हो। तुम मुझे क्यों छू रहे हो? अब की बार मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। अगर मैं इतना ही घटिया आदमी था, तुम मेरे ऑफिस में जॉब करने क्यों आई थी? इतनी मासूम बनने की क्या जरूरत थी? तुम जैसी मासूम के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। यह कहता उसने जलती सिगरेट मेरे होठों से लगा दिया। मेरे होंठ जलने लगे। अब क्या